Okay, a very good evening to one and all. We discussed till question number 76 yesterday, right? We will try to discuss as many as question possible in today's session, right? So let's, without wasting any further time, let's move to the questions first. So this question, which is question number 77, right? And it is a direct question based on acceptable daily intake, right? So it is based on acceptable daily intake, which is given in Gilbert Master in the risk assessment unit, which is there. And previously also multiple time this question was there, and multiple time a single numerical was there, but this time they have given a comparative account in question number 77. The concept is very simple, that whatever pollutant or concentration you take up in the water, we have a daily limit, right, as per the dose which need to be justified. Question number 77 say a toxic substance present in 10 mg per liter or 10 ppm level in water. Arrange the following subjects A, B, C, D, E in decreasing order of their daily dose in मिलीग्राम पर केजी पर डे. तो ये बड़ा आसान था गाइज, अगर आप यूनिट भी ध्यान से देखते कि मिलीग्राम पर केजी हमें निकालना है, तो मतलब जो भी हमें दिया होगा वॉल्यूम, उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर में है. अगर मुझे फार्मूला भी नहीं पता कि एक्सेप्टेबल डेली इनटेक का फार्मूला क्या होता है, then also I can do work out this कि मिलीग्राम रहेगा, लीटर नहीं रहेगा, पर केजी डिनोमिनेटर में आएगा, पर डे डिनोमिनेटर में आएगा. तो यहाँ पे ये बात तो मुझे समझ में आ रही थी कि अगर मुझे मान लो फार्मूला भी नहीं पता है तो डायमेंशन से कैसे करते कि मिलीग्राम पर केजी पर डे, राइट. तो जब आपको 10 mg पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप अगर इसको 2 लीटर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, और बॉडी वेट से डिवाइड करें जो कि केजी में है, तो क्या ये यूनिट नहीं बनेगी? ये बिल्कुल बनेगी यूनिट, राइट. देखिए ध्यान से, लीटर विल कैंसिल आउट, तो इट विल बिकम mg पर केजी, ठीक है, पर डे. तो ये यूनिट हमें बनानी थी अगर मुझे फार्मूला भी नहीं पता. वैसे तो जनरली पीपल नो द फार्मूला, राइट, है ना. और डेली डोज दिया हुआ है तो मतलब पर डे तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा. तो ये यूनिट बनाने का ही काम था बस, और कुछ नहीं था. जस्ट यू नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई this concentration with volume in every example and divided by weight. बट हम इसको डिटेल इन्वेस्टिगेट करते हैं कैसे क्वेश्चंस को इसको डील करना. तो सबसे पहले एक चीज आती है यहाँ पे, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक. सो वी नीड टू अरेंज द सब्जेक्ट इनटू द एक्सेप्टेबल डेली इनटेक. जस्ट अ मिनट गाइस. So we need to arrange the subject A, B, C, D in decreasing order of their daily dose milligram per kg per day of a toxic substance in the water जिसमें concentration है 10 mg per liter और 10 millimeter. This formula is actually very important and it can come anytime again, which is acceptable daily intake, a daily dose, which is calculated total intake divided by body weight, right? So total intake is calculated how? Total intake is calculated by water कितना consume किया है लीटर पर डे, या concentration कितनी है into concentration in mg per liter, राइट. पहले तो वाटर कितना आपने लिया है, उस वाटर के अंदर पोल्यूटेंट है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ जो सब्सटेंस आप ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है वो 10 mg पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय बॉडी ऑफ द वेट. तो ये सिंपल सा एक फार्मूला बन गया कि कितना वाटर ले रहे हैं आप लीटर में पर डे, जो कि मेंशन है कि 2 लीटर हम ले रहे हैं, इनटू कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 mg पर लीटर है, डिवाइड बाय उसका वेट. तो बस मुझे कुछ नहीं किया, मैंने पहले ऑप्शन में यही काम किया कि भाई फर्स्ट ऑप्शन में आपका देखो मेंशन है, हर किसी ऑप्शन में मैं ऊपर जाता हूं कैलकुलेशन के लिए. तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले वाले में 2 लीटर है, वाटर का जो कंटेंट है 2 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर. वेट यहाँ पे दिया हुआ है सारों का राइट पे, और कॉन्सेंट्रेशन तो कॉमन है 10 mg पर लीटर. बस यही ध्यान में रखना था. फॉर एवरी वन वी कैलकुलेटेड द डेली डोज कितना आया. तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, यू कैन ऑल्सो सी इट, 2 लीटर मल्टीप्लाई 2 लीटर डिवाइड बाय 50 kg एंड इनटू 10, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है, दैट टॉक्सिक सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन 10 mg पर लीटर है, तो ये आपका आएगा 0.4. तो ये वाला कॉलम मेरे काम का है जो राइट हैंड साइड पे है, रिजल्ट इन mg पर kg पर डे. सिमिलरली इफ यू कैलकुलेट फॉर बी, इट विल कम आउट टू बी 0.286. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था,
बस एक्सेप्टेबल डेली इनटेक का आपको फार्मूला पता होना चाहिए था, और ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है रिपीटेडली, क्लोरोफॉर्म के लिए आया था एक बार सिर्फ फार्मूला आया था। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे इट विल कम 1 into 10, तो 1 आ जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 100 kg या 5 into 10/100 0.5 आ जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे लास्ट वाले में 1 लीटर है 70 kg है 1/70 into 10, तो इतना आ जाएगा। अब इसको अरेंज करना कौन सी बड़ी बात है, सबसे पता है, सबको पता है सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन या डोज किसके अंदर है, सी के अंदर। तो सी विल बी द ग्रेटेस्ट वन क्योंकि 1 है। उसके बाद है आपका डी 0.5 है, and then we will be having A because it is 0.4 and followed by B which is having this value followed by E। खत्म हो गया क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था, बस ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि भाई जो एक्सेप्टेबल डेली इनटेक या एक्सेप्टेबल डोज होती है ऐसे कैलकुलेट होती है, वाटर कंज्यूम कितना लीटर पर डे इनटू कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी पोल्यूटेंट आपको दे रखा हो डिवाइडेड बाय बॉडी वेट कितना है उस ऑर्गेनिज्म का। सिंपल सा लॉजिक था इसके अंदर, एंड यूजिंग दिस लॉजिक वी कुड हैव कैलकुलेटेड इट वेरी इजीली, क्योंकि डाटा सब में दिया हुआ है। देखिए आप ध्यान से, 2 लीटर वाटर, जैसे पहले वाले के लिए अगर मैं जो कैलकुलेशन करनी है 2 लीटर वाटर, तो मैं क्या करूंगा, 2 लीटर वाटर को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 10 mg/लीटर से, डिवाइड बाय 50 kg, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 0.4। सिमिलरली मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली, दूसरे वाले में भी ये करूंगा, 2 लीटर वाटर इंटू 10 डिवाइड बाय 70, यहाँ भी आ जाएगा आपका 3 या 4 के आसपास, जो भी आना है 3 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले में भी ऐसे कैलकुलेशन कर लूंगा, 1 लीटर है तो 1 into 10 डिवाइड बाय 10, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते थे अगर आपको ये पता है कि डेली डोज का फार्मूला क्या होता है, वही हमने यहाँ पे की है कैलकुलेशन, एंड द रिजल्ट हैव बीन मेंशन इन दिस कॉलम। इसके बेसिस पे डिसीजन लिया गया है। ये जो फाइनल राउंड ऑफ कैलकुलेशन इस कॉलम में मिली है सबको, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसके बेसिस पे डिसीजन हुआ है ये, इस कॉलम के बेसिस पे कि कौन ज्यादा है कौन कम है। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आप फार्मूला लिखते हैं तो आप देख रहे हैं कि टोटल इनटेक जो है वो वाटर कंजम्पशन इनटू कंसंट्रेशन, तो डेली डोज इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आ सकता है क्वेश्चन, डेली डोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंजम्पशन, कितना वाटर आप लेते हैं, है ना। तो डेली डोज अगर पूछे कैसे वेरी करती है, तो डेली डोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंसंट्रेशन, जितना वो पर्सन ड्रिंक कर रहा है, is daily dose is also directly proportional to concentration of pollutant, जितनी है जो दूसरी टर्म है। ठीक है, ये दो चीजें। तीसरी चीज, डेली डोज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी वेट। ये आपको तीनों चीजें याद होनी चाहिए, जो नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कि बॉडी वेट दे दे या आपको कंसंट्रेशन दे दे और फिर आपसे पूछ ले, तो ये कुछ चीजें हैं इंट्रिंसिक जो आपको पता होनी चाहिए। सेम वी हैव मेंशन दैट हाइयर वाटर इनटेक अगर हमारा होगा तो हाइयर द टोटल डोज, तो डोज भी ज्यादा होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोथ ऑफ द थिंग्स। सो वी कैन मेंशन हियर दैट in the case of higher dose we have the higher total dose, तो higher water intake के साथ बढ़ेगा। and the second thing which have been mentioned, lower body weight mean high dose per kg। तो ये दो चीजें हो सकती है गाइस, और इसी के बेसिस पे द क्वेश्चन वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी इजी। बस बच्चे यहाँ ट्रैप हो गए कि वो लॉजिक का आइडिया नहीं ले पाए कि पूछना क्या जा रहा है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वी डिस्कस इज 2, because the concentration in C is more than D is more than A is more than B। तो ये ऑर्डर कुछ ऐसा है, C is greater than D greater than A greater than B greater than E। तो ये करेक्ट इसका आंसर हो जाए। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 77 में, क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे गाइस, बिकॉज वी हैव द नेक्स्ट क्लास इन शेड्यूल। हमें उससे पहले अपना सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बोला जितने जितने होते जाएंगे आप डाइजेस्ट करते चलिए, आपको एंड ऑफ द डे पता चलेगा भाई मुझे तो सब कुछ आ रहा है इसमें से। ठीक है, वही मेरा पर्पज है। मेरा पर्पज एक साथ 10 दिनों का खाना खिलाना नहीं है, मेरा पर्पज है कि रोज एक दिन का आप खाना खाइए, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी स्ट्रॉन्गर एंड मच बेटर एज कंपेयर टू अदर्स, राइट। तो आई होप इट इज क्लियर टू एकता, जैनित, मित्तल, प्रिया, रश्मि, सविता वर्मा, ऑल द पीपल हु आर सिटिंग हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल टाइम्स व्हिच हैव कम फ्रॉम एयर पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज। ये लैप्स रेट वाला क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, इसको तो आप आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं कि सिंबल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। वो आपको पता चल जाएगा।
अब देखिए मुझे कुछ नहीं करना है, जो क्रोनोलॉजी हम पढ़ते हैं, जो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 से मैच लिस्ट 1 एंड 2, लिस्ट 1 ये है, लिस्ट 2 है, स्टेबिलिटी क्लास दी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे रिडक्शन इन एम्बिएंट टेम्परेचर विद हाइट, ठीक है, गामा ड्राई एंड सैचुरेटेड एडियाबैटिक लेफ्ट, गामा डी एंड गामा एस। बस मेरा पर्पस कुछ नहीं है, मुझे एक चीज ये लिखनी है जो आप लोग शायद पढ़ते हैं। क्या लिखेंगे? ये हो गया, ये ELR है आपका, ठीक है। उसके बाद गामा डी जो है दैट इज DALR, है ना, ड्राई एडियाबैटिक लेप्सरेट, और गामा जो एस है वो आपका SALR है। बस स्टोरी ओवर, सिंपल सी बात है। जहां पे दोनों इक्वल हैं, गामा और YD, मतलब ELR इज इक्वल टू DLR इसके केस में, ऐसे सिंपल कर लिया करो क्वेश्चन को ना एग्जाम में, अगर कंफ्यूजन होती है सिंबल से तो ये तो केस कैसा हो गया, न्यूट्रल। मेरे ऐसा बच्चा होता तो मैं तो सबसे पहले इसी को पकड़ता कि न्यूट्रल केस है, चलो मिलाओ जी न्यूट्रल को, न्यूट्रल चला गया जी, ये ड्राई न्यूट्रल। C4, C4 तो सारों में ही है, यहां से कोई डिसीजन नहीं आया। अब चलते हैं हम, जब ELR आपका मोर देन DLR होता है तो हम होते हैं अनस्टेबल, ठीक है। जस्ट अ मिनट, क्योंकि ये सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, दैट ELR इज ग्रेटर देन DLR, ये आपने पढ़ा हुआ है इसीलिए सिंबल लिख लीजिए ऊपर, गामा इज ग्रेटर देन गामा डी। ये कहाँ पे है? गामा इज ग्रेटर देन गामा डी, ये रहा, मिल गया। बी, ये आपका अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल आ गया, एब्सोल्युटली अनस्टेबल आ गया, तो ये आपका चला जाएगा जी ऊपर वाले पे, ये ऊपर वाले पे चला गया। फिर कंडीशनली अनस्टेबल लिखा हुआ, ये तो आपको पता ही है। कंडीशनली अनस्टेबल में तो क्या कंडीशन होती है? कंडीशनली अनस्टेबल में तो मैंने आपको बार बार बताया है दैट DLR इज ग्रेटर देन ELR इज ग्रेटर देन SALR, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा। DLR का क्या है? गामा, या दोनों आगे पीछे हो जाएंगे। DLR क्या है? YD गामा देन YS, एक ही है, ठीक है। सिंबल उधर भी लग सकता है, उल्टी साइड भी, तो ये सिंबल आपका चौथा हो गया, तो चौथे से मिला देंगे इसको। फोर्थ आ गया जी, ये कंडीशनली अनस्टेबल हो गया, खत्म, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन बचा है और स्टेबल, जिसमें आपका ELR इज लेस देन DLR या SALR इज लेस देन ELR, ठीक है। तो ये स्टेबल में चला जाएगा थर्ड के पास, A विल गो टू थर्ड, गेम ओवर। अब देख लीजिए, A3 है आपका, B कहाँ है जी? 1 है, A3 है, B1 है, A3 और B1 तो एक ही में दिख रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, स्टोरी ओवर। किसी को कोई डाउट है? ये तो पढ़ी हुई चीज है, मल्टीपल टाइम्स हमने पढ़ी है, पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से इसको। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 78 में? एकता, जैनित, मित्तल, प्रिया, रश्मि, सविता वर्मा, ऑल द पीपल हु आर हियर, क्लियर है? जल्दी से बताएं भाई, इतना टाइम नहीं लगाना है इसमें। चलो, इसके लिए डिस्कशन नीडेड भी है, तो वी हैव पुट अप ऑल द स्टफ डाउनवर्ड, कितना कितना वैल्यू होता है DLR का, YD Y ELR का, सारे केसेस हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा इसमें, ठीक है ना। इसको ज्यादा डिटेल में हमें यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ते हैं इसको, डायरेक्टली आप लॉजिक से मैच कर सकते हैं। वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 79। 79 भी आपका एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने क्लास के बाद भी कराया था। हाँ, कंडीशनली स्टेबल का लगा दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो मैच वैसे ही करेगा, ठीक है ना। वो मैच तो वैसे ही करेगा, चाहे हम लगाए चाहे ना लगाए, ठीक है, क्योंकि उसका तो मैचिंग का स्टाइल ही वही है कि इन तीनों में रिलेशनशिप होता है, तो है ना। चलिए, हम आगे चलते हैं और आगे का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में गाइस। अब जो आजकल एयर का जो हाल है वो तो आपको पता ही है, तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 79। ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कशन किया था तब, कि भाई क्या होता है व्हेन वी वर टीचिंग दैट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, ठीक है ना।
तो पहले मैं इनको नीचे से ले ही लेता हूँ कि क्या क्या हमें करना है, एंड देन वी विल गो बैक टू द क्वेश्चन कि क्या क्या है ऑप्शन में, ऑल द स्टेटमेंट। तो पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 की। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहती है द कंपोनेंट ऑफ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर द इंडिकेटर एंड एवरेज टाइम एंड फॉर्म एंड द लेवल। तो जब मैं आपको नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी का चार्ट पढ़ा रहा था गाइस, वी वर डूइंग दैट। सो वी वर हैविंग द कंपोनेंट का नेम, we were having the 24-hour average, we were having the annual average, daily average, right? And we were having the safe level कि कितना कितना सेफ लेवल है, कि जी जो PM10 है उसके लिए 100 और 60 है ना, जो है सेफ लेवल एनुअली 60 है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, और जो है 24 आवर का 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें वहां पे डिस्कस हुई थी, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि यही पैरामीटर्स उसमें दिए होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। So this statement is correct, and air quality standard is a regulation sets a maximum permissible level for air pollutant and typically include these four key component। ये गेट में भी आ चुका है क्वेश्चन, दैट वी हैव द इंडिकेटर, एवरेज टाइम, किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में है, कैसे है, और कितना लेवल है, सेफ लेवल। द स्पेसिफिक पोल्यूटेंट बीइंग मेजर्ड, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। एवरेज टाइम होता है द पीरियड ओवर विच द कंसंट्रेशन इज लाइक 1 आवर, 8 आवर, 24 आवर एनुअल। Crucial because brief spike in pollution may have different health effects than sustainable लोअर लेवल। मैंने बताया भी था, जब टाइम पीरियड शॉर्ट होता है देन यू विल बी हैविंग हायर कंसंट्रेशन। द स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द कंप्लायंस, फॉर एग्जांपल एनुअल मीन और 99 परसेंटाइल डेली लिमिट, लेवल द एक्चुअल कंसंट्रेशन, राइट, लाइक 80 ppb फॉर ओजोन और 70 ppb फॉर ओजोन। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। दूसरे की बात करते हैं, प्राइमरी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गए हैं इस बार। मुझे लगता है एयर क्वालिटी से एक या दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जो हालात है इस समय एयर क्वालिटी का कंट्री में, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वी आर फीलिंग लाइक हेल्पलेस, our government is feeling helpless, they are not willing to put pressure on the agencies or put pressure on the general public to curb down the things। वहां पे थोड़ा गड़बड़ है मामला, ठीक है। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन लाए नहीं जा सकते, बट वही है, स्ट्रॉन्ग एक्शंस चाहिए बहुत ज्यादा। इफ चाइना कैन डू, वी कैन ऑल्सो डू। सो प्राइमरी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन सेकेंडरी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। द स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट इन मेनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाइक यूएस नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो नेशनल एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड यूएस के थे। प्राइमरी स्टैंडर्ड आर सेट टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ। प्राइमरी स्टैंडर्ड का काम ही ये होता है कि उनकी लिमिट्स को हमें ऐसे सेट करना है सो दैट दे शुड नॉट पोज अ थ्रेट फॉर ह्यूमन हेल्थ, राइट। वो हमारा प्राइमरी टारगेट है, और वो बहुत स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम, ठीक है। with an adequate margin of safety including sensitive populations such as asthmatic children and elderly, जो vulnerable population है, old people, young children, pregnant women, ठीक है। इनके लिए आप क्या काम कर रहे हैं भाई? वहां पे अगर काम हो रहा है तो दिखना चाहिए। दूसरा क्या है, सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड है उसके लिए हम इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है, राइट, क्योंकि वो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर सेट टू प्रोटेक्ट द पब्लिक वेलफेयर इंक्लूडिंग विजिबिलिटी, डैमेज टू क्रॉप्स, वेजिटेशन एंड बिल्डिंग, ये सेकेंडरी में आता है। तो अगर आपकी जो है लार्ज स्केल पे विजिबिलिटी कम भी होगी, ठीक है भाई, आज नहीं जाएंगे कल चले जाएंगे फ्लाइट से, लेकिन अगर कोई कॉमा में चला जा रहा है एयर पोल्यूशन से, वो तो एक डैमेजिंग फैक्ट है। डैमेज टू द क्रॉप, ठीक है, थोड़ी बहुत क्रॉप डैमेज हो गई, थोड़ी बहुत वेजिटेशन डैमेज हो गई, बिल्डिंग में थोड़ा कोई इशू आ गया तो आ गया, पर ह्यूमन बींग को और हमारे एनिमल्स को डायरेक्ट हिट करेगा तो कैसे चलेगा? तो प्राइमरी जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, उनको ज्यादा फोर्सिबली इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की जानी चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। So because they are designed to protect the human life and well-being, primary standards are often strict and more protective, क्योंकि primary standards are those standards which basically protect the human life and well-being। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स पे ही गवर्नमेंट का सारा जोर होता है, राइट। तो वो आपको करवाना पड़ेगा। बाद में थकार के आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि जी पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फ्यूल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पे, व्हाई डोंट यू इम्प्लाई दैट रूल थ्रू आउट द ईयर भाई, है ना। अगर आपको इम्प्रूव ही करना है ये पॉलिसी को, आप रूल में क्यों नहीं लाते हैं कि सालों साल नहीं मिलेगा, बात खत्म, ठीक है। सालों साल हम BS6 की एंट्री रोक के रखेंगे, तब तो कोई जाके साल 2 साल 4 साल में कुछ इंप्रूवमेंट होगा। आप तो हर दिवाली को याद आता है और हर 26 जनवरी को आप भूल जाते हैं, तो देन इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। एनीवेज, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। तो चौथी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। चौथी स्टेटमेंट,
पे हम आ जाते हैं कि क्या कहती है चौथी स्टेटमेंट। एग्रीकल्चरल ऑपरेशन एंड अर्बन सेंटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है, ऊपर हमने एक चीज छोड़ दी शायद गाइस, रिस्ट्रिक्टिव था तो जहां था, दो ही स्टेटमेंट अभी करी है ना, हाँ दो ही करी है। तीसरी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तीसरी स्टेटमेंट जो है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर पीरियोडिकली रिव्यू एवरीवेयर। अरे भैया जो आप पढ़ते हो 90s का है ये 5 साल में, वो भी यूएस में, हमारे यहाँ तो 90 वाले स्टैंडर्ड चल रहे हैं। अगर आप जो पढ़ते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी का चार्ट, तो 90s की रेट डली हुई है उस पे। अब आप बताओ उसका रिव्यू कौन करेगा? तो अगर हर साल रिव्यू हो तो भाई बात ही क्या है, फिर क्या ही कहने हैं। तो प्राइमरी जो सेकेंडरी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो एवरी ईयर रिव्यू नहीं होते हैं, हर 5 साल में होते हैं, और हमारे यहाँ तो शायद वो भी नहीं हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तभी हालात इतने खराब हुए हैं, बिकॉज इट्स कंप्लीटली अ मिस आउट स्टोरी, राइट। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर पीरियोडिकली रिव्यूड एवरी ईयर, ये गलत है जी, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर नॉट रिव्यूड एनुअली, फॉर एग्जांपल अंडर द यूएस क्लीन एयर एक्ट द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिव्यूड एवरी 5 ईयर। हमारे यहाँ तो 5 साल में भी नहीं हो रहे। 90s का ही वो चार्ट है जो आप पढ़ रहे हैं, हमने भी वही पढ़ा था व्हेन वी वर इन एमएससी। अब बताओ आप तो कहाँ से रिव्यू हो रहा है? रिव्यू हो ही नहीं रहा, इसका मतलब। दिस पीरियोडिक रिव्यू अलाउ फॉर द स्टैंडर्ड्स टू बी अपडेटेड बेस्ड ऑन देयर लेटेस्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड द हेल्थ स्टडीज। तो जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में रेज किया गया है कि हमें एक एग्जांपल बता दीजिए लास्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हुई है सोर्सेज की दिल्ली एनसीआर में, तो जवाब ही नहीं दे पाए लॉयर उसके अंदर। जो गवर्नमेंट के लॉयर है वो जवाब ही नहीं दे पाए, क्यों? क्योंकि हुई नहीं है। अगर हुई होती तो प्राइमरी और सेकेंडरी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का रिव्यू हुआ होता उनको देख के। तो these are the questions which has to be raised. An annual review would be impractical and necessary as a scientific understanding of pollutant does not change drastically year to year. अरे भैया 5 साल में ही कर दो, यहाँ तो 5 में भी नहीं हो रहा, 35 साल लगभग हो गए हैं। If you frankly ask me, 1990s and today is 2025, almost 35 years have passed away and we have done zero progress in this as far as the air quality is concerned. तो बड़ा ही ड्रास्टिक सिचुएशन है, and it is actually a crime against humanity. We are failed to provide प्योर एयर और ब्रीदेबल एयर। चलो मैं प्योर भी नहीं कहता, 150-200 की एयर क्वालिटी इंडेक्स ही हो, मैं तो इसको भी कह रहा हूं चलो ठीक है, ब्रीदेबल एयर क्वालिटी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड पोल्यूशन फ्री सॉइल, ये तो भाई राइट बनता है फंडामेंटल, वहां भी फेल हो रहे हैं। तो ये एक स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है, क्योंकि एवरी ईयर रिव्यू कहीं नहीं हो रहा। 5 साल का रूल है, यहाँ तो 5 साल में भी नहीं हो रहा। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, दोबारा भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है या कहीं इंटरव्यू में अच्छी जगह मिल सकता है। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस की। तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन एंड अर्बन सेंटर आर एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स ऑफ एयर। बिल्कुल सही बात है कि जब भी कहीं एग्रीकल्चर फील्ड में कोई फायर होती है या फिर कोई अर्बन सेंटर है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे हमने पढ़ाया था ना, पॉइंट सोर्स एंड एरिया सोर्स, तो ये एरिया सोर्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स का मतलब होता है एरिया सोर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, क्योंकि बहुत मल्टीपल पॉइंट से वो पोल्यूशन फिर एमिट होता है, एक जगह तो होता नहीं, पॉइंट सोर्स में तो एक ही जगह से होगा, दिस इज करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स आल्सो नोन एज नॉन पॉइंट सोर्स, जिसको आप एरिया सोर्स या वॉल्यूम सोर्स भी बोल सकते हो, आर पोल्यूशन सोर्स दैट आर वाइड स्प्रेड एंड डू नॉट कम फ्रॉम अ सिंगल आइडेंटिफाइड पॉइंट। तो ये बिल्कुल सही बात है एकदम। अर्बन सेंटर्स आर द प्राइम एग्जांपल विद एमिशंस फ्रॉम मिलियंस ऑफ व्हीकल, जैसे दिल्ली में कितनी गाड़ियां हैं, numerous small businesses and residential heating all contribute on board diffuse pollution problem. Agricultural operation another example, as they can lead to widespread dust, pesticide drift and ammonia emission from livestock across large area. In contrast, a point source would be a single specific location like a factory, chimney, ठीक है, तो वो पावर पॉइंट वो पॉइंट सोर्स में आ जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर एंड नाउ यू कैन understand the statement and answer them on face, and answering them on face is like when we say component of air quality standards are the indicator of average time, form and the levels. This is absolutely correct, so we'll mark it correct. ठीक है जी। Then we have the second statement, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की जो बात हो रही है, प्राइमरी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन सेकेंडरी। यस, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ह्यूमन हेल्थ। थर्ड स्टेटमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट, वी बिकम बिट वीकर।
प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड आर पीरियोडिकली रिव्यूड एवरी ईयर। नहीं भैया, 5 साल में रिव्यू होना चाहिए, और यहाँ तो 35 साल में भी नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट which says agricultural operation in urban centers are examples of distributed source of air pollution। ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये डिफ्यूज सोर्स है या डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स है। सो द करेक्ट आंसर, बिकॉज दे हैव आस्क्ड इनकरेक्ट, ये ध्यान रखना है, अपने एग्जाम में इनकरेक्ट ही पूछा था। सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी 3 ओनली। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर पीरियोडिकली रिव्यूड एवरी ईयर, यही गलत है। क्लियर है सबको? जल्दी बताइए फटाफट से। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? क्विकली गाइस, किसी को 79 में कोई डाउट है? डाउट है तो बोलिए, वरना हम आगे चले। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, यू नीड टू टेक द लॉजिक्स, गेट देम डाइजेस्टेड वेरी वेल। और यही काम अगर आपने, मेरे हिसाब से जब आप बैठे हो 6 महीने मेहनत करी है, तो यही काम अगर आपने 2025 से लेके रिवर्सल में 2020 तक कर लिया है सारा, और चारों बुकलेट अच्छे से कर ली है, क्लास लगाई है सप्लीमेंट्री, तो मुझे नहीं लगता कि आपके 70-75 क्वेश्चन कहीं जा रहे हैं इस एग्जाम में। कंडीशन अप्लाई, आप क्वेश्चन को पीसफुली पढ़े। ठीक है, कंडीशन अप्लाई, क्वेश्चन को आप पीसफुली पढ़े, जल्दीबाजी में ना रहें। ठीक है ना? वो एक बड़ा ट्रिकी एस्पेक्ट हो गया आजकल एग्जाम में कि वो ऑप्शन कौन अच्छे से पढ़ रहा है। ये क्वेश्चन भी, इसको भी मैं रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा, और ये भी डायरेक्टली आपकी बुकलेट से आया है, वाटर वाले जो आपका है वाटर वाला स्टफ। इसको भी फटाफट से हम देखते हैं गाइस, कौन कौन सी स्टेटमेंट है, डिटेल डाइसेक्शन इसका कर लेते हैं, व्हाट द क्वेश्चन सेज। तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 80 गाइस, इट्स आल्सो अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 में भी फिर से वही ट्रिक, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये जो बार बार ये कह रहे हैं ना इनकरेक्ट इनकरेक्ट, यहाँ गलतियां करवाई जाती है स्टूडेंट से। स्टूडेंट को माइंड में रहता है करेक्ट चूज करना है, वो जल्दीबाजी में पढ़ता ही नहीं कि इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो रफ पेज मिलता है उस पर लिख लो क्वेश्चन नंबर 80, 1 2 3 4, राइट रॉन्ग लगाते जाओ, और फिर बाद में देखो ऊपर क्या लिखा है, उसको ऑप्शन मार्क करो। सही तरीका यही है फिर उसका, अगर आप पढ़ने में जल्दीबाजी करते हो तो, है ना? तो इट्स लाइक सबसे पहला जो स्टेटमेंट है आपका, तो आपको ये पता ही है, जब लेक स्ट्रेटिफाइड होती है तो 3 लेयर होती है। वी हैव स्टडीड दिस, एपिलिमनियन, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोलिमनियन। मैंने ये बताया हुआ है आपको कि वी हैड 3 लाइंस। जो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक होता है 3 जोन बनते हैं। सबसे ऊपर वाला आपको पता है एपिलिमनियन होता है ना, जो डायरेक्टली टच में होता है एटमॉस्फेयर के। फिर बीच में थर्मोक्लाइन, या जिसको हम मेटालिमनियन भी कहते हैं, और सबसे नीचे होता है हाइपोलिमनियन। ये हमने खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारे इसके केसेस किए हुए हैं। तो कहता है कि हाइपोलिमनियन इन द लेक इज पुअरली मिक्स, तो हाइपोलिमनियन इन द लेक इज पुअरली मिक्स कंपेयर टू एपिलिमनियन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहता है एटमॉस्फेरिक लेयर के, तो ये सही है एकदम। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं गाइस। सेकेंड स्टेटमेंट, लेट्स हैव अ लुक, डिस्कस भी कर लेंगे अभी। एज समर प्रोग्रेस स्टेबिलिटी इंक्रीज बिकॉज एपिलिमनियन कंटिन्यू टू वार्म व्हाइल हाइपोलिमनियन रिमेन एट फेयरली कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे समर बढ़ती चली जाती है, तो जो एपिलिमनियन लेयर है वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो थ्रू आउट द डे गर्म ही रहेगा, तो उसका जो एक लेवल ऑफ ऑक्सीजन डिसोल्यूशन होगा वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन हाइपोनिमनियन का भी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उतनी ज्यादा हीट पास नहीं होती है नीचे। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। टेम्परेट लेक, थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका, टेम्परेट लेक ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन साइकिल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड टर्नओवर एवरी ईयर। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट, तो टेम्परेट लेक में थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन भी ऑब्जर्व मोर, और एटलीस्ट वन साइकिल ऑफ द थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन हर साल कम से कम होती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ स्टेटमेंट व्हिच इज द लास्ट वन। लेक स्ट्रैटिफिकेशन एंड टर्नओवर ऑफन कॉजेज यूट्रोफिकेशन एंड इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द लेक। ये पहला हाफ तो सही है कि जो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक्स होता है वो न्यूट्रिएंट टर्नओवर कॉज करता है। ठीक है, और यूट्रिफिकेशन भी कहीं यूट्रोफिकेशन भी कॉज करता है, वैसे तो कम देखा जाता है पर करता है। लेकिन ये लेक की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये लेक की हेल्थ के लिए खराब नहीं होता। जिसमें लिखा हुआ है ना कि नॉट गुड, इट इज एक्चुअली गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द लेक, क्योंकि न्यूट्रिएंट अपविलिंग हो जाती है या न्यूट्रिएंट टर्नओवर हो जाता है विद इन द लेक, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर।
तो ये स्टेटमेंट आपकी गाइस गलत हो जाएगी एंड द करेक्ट आंसर विल बी द फोर्थ वन, क्योंकि इसने इनकरेक्ट ही पूछा। अब हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे इनको, ये क्यों सॉरी, कि क्यों ऐसा हुआ है। तो द करेक्ट आंसर फोर्थ फॉर क्वेश्चन नंबर 80, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये अच्छा होता है हेल्थ के लिए। मैं दिखाता हूं अभी क्यों। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए, सो लेट्स गो वन बाय वन। तो फर्स्ट जो है उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। दैट hypolimnia on the lake is poorly mixed compared, बिल्कुल ठीक बात है। So due to temperature differences, a lake is stratified into three layers: epilimnion, the warm upper layer that is exposed to sunlight, wind, causing it well being mixed; thermocline, middle layer, and temperature drop rapidly; hypolimnion, the cold, dense bottom layer, and receive light to no sunlight. It is not affected by wind and therefore remain stagnant and poorly mixed। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक हो गया, और ये आपको पता भी है बिकॉज लिटरेचर हम जो पढ़ाते हैं उसमें ये टॉपिक कवर्ड है आपका पूरा 110%। Coming to the second statement, it says as summer progressed, stability increased between epilimnion continued to warm while hypomnion remained fairly constant in temperature। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एकदम करेक्ट। As summer progressed, the sun heat the epilimnion, increase the temperature difference between it and cold hypolimnion because warm water is less dense and cold water. The large temperature difference creates a strong density gradient, which makes the lake's layer uh, more stable and resistant to mixing. Right, right. चलिए, थोड़ा टाइम हमें और मिल गया, मैडम की क्लास 7:30 होगी स्टार्ट, मैसेज अभी आया है। राइट, चलिए। तो रेजिस्टेंट टू मिक्सिंग, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। कमिंग टू द थर्ड स्टेटमेंट विच इज देयर, which says temperate lake always have at least one cycle। बिल्कुल सही बात है जी, temperate lake always have at least one cycle of stratification। Right, in temperate region lake experience seasonal changes that drive these cycles। Summer and winter the lake is stratified with warmer water on the top and colder water at the bottom। Spring और autumn में क्या होता है, as the season changes the surface water temperature becomes similar to the bottom water temperature and the wind can then easily mix with the entire water column। A process is known as turnover बोलते हैं इसको, and this happen once in spring and once in autumn, leading to at least 2 cycle of stratification turnover annually। और ये process essential है for the good health of lakes। लास्ट वाले ने सारी स्टोरी पे पानी फेर दिया, that's why it is wrong। Lake stratification and turnover often causes eutrophication। It's not good for health of the lake। ये health के लिए अच्छा होता है lake की। This statement is incorrect। While eutrophication is a serious problem for lake, it is not caused by stratification and turnover। eutrophication नहीं होता है इससे, मैं बता दूं। eutrophication होता है आपका एक्सेसिव नाइट्रेट एंड फॉस्फेट की वजह से। तो यूट्रोफिकेशन इसकी वजह से नहीं होता है। इनफैक्ट टर्नओवर इज बेनिफिशियल बिकॉज इट हेल्प टू redistribute the oxygen and nutrient throughout the lake। ये हेल्पफुल होता है। Turnover bring oxygen rich water from the surface down to the deeper layer and carries nutrient rich water from the bottom to the surface layer। तो दोनों तरफ से फायदा है। ऑक्सीजन रिच को नीचे लेके आता है, न्यूट्रिएंट रिच को ऊपर लेके जाता है। यूट्रोफिकेशन एक्चुअली में क्या है? On the other hand, a process where a lake become excessively enriched with nutrient like phosphorus and nitrogen, जो मैंने बताया हुआ है आपको, often due to runoff land, जो लैंड रन ऑफ होता है आपका, this leads to the proliferation of algae and other aquatic plant which can deplete the oxygen level and they die and decompose, harm the aquatic life। तो ये स्टेटमेंट जो था आपका गलत था absolutely, which is taken as wrong and the correct answer is fourth only। तो रीजंस विद लॉजिक आपको पता होने चाहिए। दैट इज द प्योर मोटिव ऑफ दिस एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं। वरना हमने हार्ड कॉपी तो आपको दिया ही हुआ है, बट हमें चाहिए कि लॉजिक डाइजेस्ट हो हमारे स्टूडेंट को विद ईच क्वेश्चन। ये नहीं कि कितना हम मगअप करेंगे, और आप कनेक्ट कर सके कि आपने लिटरेचर में ये कहाँ पढ़ा हमारे संग, फ्रॉम विच सेक्शन दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वाटर पोल्यूशन वाले यूनिट से है, जहाँ पे थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स हम पढ़ते हैं, और डायरेक्टली बुकलेट का ही क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 80 इज बेसिकली फोर्थ। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये आप ध्यान रखिएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? क्विकली गाइस, क्वेश्चन नंबर 80 में किसी को कोई डाउट है? रिस्पॉन्स थोड़ा क्विक करें, क्योंकि हमें जल्दी से
इसको गेट सेट एंड गो करना है। ये भी एक टास्क है जो आपको पूरा करना है सारे क्वेश्चंस के लिए, राइट। बाकी का तो आपके पास है सारा ये, और PYQ क्लाउड पे ये चीजें हैं भी। क्वेश्चन नंबर 81 आज यूनिट है ये मैडम कर रही है, पर ये आसान आसान क्वेश्चन है और ये भी अपनी बुकलेट का ही क्वेश्चन है। मेरा भी एक कोर्स है, जब उसमें मैं फिजन और फ्यूजन पढ़ाता हूँ रेडियो एक्टिविटी का, तो मैंने बताया हुआ है कि जो आपकी एटम्स जो प्रोड्यूस होते हैं फिजन के बाद वो बेरियम और क्रिप्टॉन के होते हैं, ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन रॉड्स होती हैं वो कैडमियम और बोरोन की होती है। ये मैंने पता नहीं लाखों बार बताया, शायद पिछले 15 सालों में मैंने जब जब स्टूडेंट को पढ़ाया है तो मैंने लाखों बार बताया है कि जब न्यूक्लियर फिजन हो रहा होता है तो एब्जॉर्प्शन रोड जो हम यूज करते हैं वो कैडमियम और बोरोन की होती है, जो एक्सेसिव न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आया है। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये क्वेश्चन 11th-12th के लेवल का है तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली फिजन से पूछा गया है और वो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाते भी है कहीं कहीं, या बहुत जगहों पे न्यूक्लियर फिजन पढ़ाया जाता है तो वहां इसकी डिस्कशन होती है। बट लेट्स हैव अ लुक। और पहले भी ये क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं और ये डायरेक्टली बुकलेट का क्वेश्चन है, वहां पे लाइन मेंशन है। आप अगर बुकलेट खोल के देखेंगे रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ये लाइन क्लियरली मेंशन है दैट कैडमियम एंड बोरोन आर यूज्ड एज ए एब्जॉर्प्शन रोड। जो हैवी वाटर या ग्रेफाइट होता है उसको मॉडरेटर यूज करते हैं टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्या है ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन देख के याद आ गया तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ एडवांस में। विच ऑफ द फॉलोइंग फिर से इनकरेक्ट अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज फॉर एनर्जी जनरेशन। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो फिजन होता है कंट्रोल फिजन से ही एनर्जी जनरेट होती है। अनकंट्रोल फिजन से तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। ये आप पढ़ भी लेंगे, पढ़ा भी पहले आपने हुआ है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज फॉर एनर्जी जनरेशन। और ये सारे स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए उन्हीं से लिए गए हैं। कहीं नया एक भी स्टेटमेंट नहीं है इसमें, बता दूं मैं आपको, एक भी स्टेटमेंट इसमें से नया नहीं है। अगर किसी ने ठीक से PIQ वर्कआउट किए होते हैं, न्यूक्लियर का असाइनमेंट किया होता है, ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता स्टूडेंट का। मैं मान नहीं सकता इस बात को, तो मुझे पता है ये बात, राइट। तो कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है। पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट स्टेटमेंट, द ओनली नेचुरल अकरिंग यूरेनियम आइसोटोप दैट कैन अंडरगो फिजन इज यूरेनियम 235। हम बार बार आपको बताते हैं कि यूरेनियम के दो आइसोटोप होते हैं। एक होता है U235 92 और दूसरा होता है U238। मैडम करा भी रही है इसको अब, आज ही होपफुली शायद आप यहां तक पहुंच भी जाओ। 92 to 38 तो मैंने बताया था, जहां U235 जो है वो फीजनेबल है। ये क्वेश्चन कम से कम 1000 बार आ चुका है। ये फीजनेबल है और 230 होता है नॉन फीजनेबल, ठीक है। हमें इसका इनरिचमेंट कराना पड़ता है और कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम आया है। यहाँ पे ये चीज पूछी हुई है, द ओनली नेचुरली अकरिंग यूरेनियम आइसोटोप दैट कैन अंडरगो फिजन इज यूरेनियम 235। एब्सोल्युटली राइट, कोई इसमें गलत दो राय वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कि यूरेनियम 235 ही वो आइसोटोप है जिसको हम न्यूक्लियर फिजन के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलो जी मान ली ये बात आपकी। आगे चलते हैं अगले स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है कंट्रोल रॉड्स ऑफ फिजन रिएक्टर आर मेड फ्रॉम ग्रेफाइट। ये क्या कह दिया साहब आपने। कंट्रोल रॉड तो बनी होती है कैडमियम और बोरोन की, मैंने पढ़ाया भी है एक्सेसिव न्यूट्रॉन के लिए। कंट्रोल रॉड्स होती हैं कैडमियम एंड बोरोन, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम पढ़ाया है, बुकलेट में लिखा भी हुआ है, आप जब पढ़ोगे तो आपको पता होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ग्रेफाइट तो यूज होता है एज अ मॉडरेटर और हैवी वाटर, ये मॉडरेटर होता है ग्रेफाइट जो है, ये स्लो डाउन टू द न्यूट्रॉन, स्लो डाउन न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए यूज होता है। तो इस स्टेटमेंट को तो मैं गलत कह दूंगा, ये तो गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो ये करेक्ट आंसर है, खत्म, स्टोरी खत्म। दो ही स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टोरी खत्म, सिंगल आंसर्स में तो। थर्ड, ब्रीडर रिएक्टर प्रोड्यूस मोर फ्यूजनेबल मटेरियल देन दे कंज्यूम। ये तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ही है। ब्रीडर रिएक्टर इज आर बेसिकली दोज रिएक्टर्स व्हिच प्रोड्यूस लेस फर्टाइल मटेरियल एंड प्रोड्यूस मोर फीजनेबल मटेरियल। तो ब्रीडर रिएक्टर तो ऐसे रिएक्टर होते ही है जो ज्यादा फीजनेबल मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं जितना वो कंज्यूम करते हैं उससे, राइट। और रेशियो जो है आपका मोर देन 1 होता है आफ्टर द ब्रीडर रिएक्टर प्रोसेसिंग। ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है।
तो थर्ड भी आपका करेक्ट है। फोर्थ में आते हैं हम, फोर्थ की बात करते हैं। थर्मल ब्रीडर रिएक्टर कन्वर्ट थोरियम 232 बाय न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन एंड बीटा डिके इनटू यूरेनियम, ठीक है, बीटा डिके इनटू यूरेनियम 233। इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, ये सोडी फजान रूल आप लिख लो इसका, ये तो आपको करके देख लेना चाहिए था ऑन द स्पॉट, मैंने किया। 232 थोरियम, इस पे मैंने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की 0n1, ठीक है जी। और बीटा डिके हुआ है इसमें, बीटा डिके आपको पता है -1e0, और साथ में क्या है, यूरेनियम 233, और ये होता है 92। आप करके लिख लीजिए, यहाँ पे 91 है, थोरियम 91 होता ही है, तो ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। ऊपर 233, सम ऑफ द मासेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द मासेस ऑन राइट हैंड साइड। ऊपर कितना है 233 हो गया, 231, 2 + 1 33, ये 233, ठीक है। नीचे क्या 91 है, ये 92 - 1 क्या हो गया 91, तो मतलब ये बिल्कुल ठीक बात है। तो खत्म, ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सिंपल एप्लीकेशन है, जो बुकलेट में लिखा हुआ उसी की सिंपल एप्लीकेशन है। ये भी हम आपको पढ़ाते हैं सोडी फजान रूल्स, ठीक है, कि कैसे ये काम करता है ना। तो ये कोई क्वेश्चन बहुत हाई ग्रेड का क्वेश्चन नहीं था, सिंपल बेसिक लॉजिक को चेक करने के लिए न्यूक्लियर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसको मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। और ये क्वेश्चन मिलके बना है पीवाईक्यू क्वेश्चन से, उन्हीं के स्टेटमेंट है सारे क्वेश्चन के, जो ये चारों क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर 81 विल बी 2, क्योंकि कंट्रोल रोड होती है कैडमियम और बोरोन की। तो करेक्ट आंसर इज, ग्रेफाइट की नहीं होती, ग्रेफाइट तो और हैवी वाटर तो मॉडरेटर की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल रोड इन द फ्यूजन रिएक्शंस आर मेड अप फ्रॉम ग्रेफाइट एंड न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग एलिमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका 2 है। इज क्वेश्चन नंबर 81 क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? जल्दी बताइए। और रेडियो एक्टिविटी को जरूर पढ़ के जाना है, लंबा यूनिट नहीं है गाइस, पर 1 या 2 क्वेश्चन लेके आ रहा है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये काम की चीज है, 1-2 क्वेश्चन लेके आ रहा है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ दिया हुआ है कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। नेचुरली अकरिंग आइसोटोप कौन से हैं, ग्रेफाइट और न्यूट्रॉन कहाँ यूज होता है, ठीक है। सारे स्टेटमेंट मैंने दिए हुए हैं, मुझे पता है कि ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, एंड वी हैव मेंशन ऑल द थिंग्स हियर कि यूज क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना यूज कैडमियम और बोरोन। तो एक्चुअली द कंट्रोल रोड्स आर टिपिकली मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन एब्सॉर्ब सच एज कैडमियम, बोरोन, हाफिनियम एंड सिल्वर इंडियम कैडमियम एलॉय, नॉट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बेसिकली एज अ मॉडरेटर यूज होता है, लिखा है ना, ग्रेफाइट इज यूज प्राइमरली मॉडरेटर फॉर स्लो डाउनिंग द न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये आपको मेन लॉजिक तो इसमें यही था, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 81 फॉर यू पीपल। आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर, नोबडी इज हैविंग एनी डाउट टिल हियर। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से मिलके बना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। मैं ये कहूं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स का मिक्स क्वेश्चन है, मेजरली इट बिलोंग्स टू 11th एंड 12th क्लास। तो यहाँ पे क्लियरिफिकेशन आपको दे देता हूँ, जो आपको शायद पता भी होगी। क्वेश्चन नंबर 82 की जब हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन गैसिफिकेशन ऑफ वेस्ट इज एंडोथर्मिक। अब देखिए, हमने जब बातें की है जब भी, तो हमें ये पता है कि इफ जो आपका एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच, इफ दैट इज पॉजिटिव, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। ये मैंने खूब बताया आपको, दोज रिएक्शंस व्हिच एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड इफ डेल्टा एच वैल्यू इज नेगेटिव, द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ये दो बड़ी पहचान होती है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है। प्रीवियसली भी बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में आए हैं, दैट व्हाट आर द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो वी कैन नॉट डिनाई दैट इट कोरिलेट्स टू द प्रीवियस क्वेश्चंस, और इसमें से कुछ रिएक्शंस पहले पूछे गए हैं, राइट। well let's go to that and talk about them, that कि कितना कितना क्या क्या है, कहाँ पे कौन सी जो आपका गैसिफिकेशन है उसमें किस चीज का यूज होता है। तो चारों रिएक्शंस को हमने फ्रेम आउट कर लिया है in the bracts, and then we will be attacking over them. तो फर्स्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ guys, in question number 82, तो let's talk about that.
ये रिएक्शन जो है कार्बन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2, तो ये तो बेसिकली बर्निंग ऑफ कार्बन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ये, तो यहाँ तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इट इज एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच नेगेटिव होगा आपका, इट रिलीजेस हीट एंड प्रोवाइड द हीट नेसेसरी टू सस्टेन राइट द एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो आउट हो गया। चलिए जी, अच्छी बात है। दूसरे की बात करते हैं, कार्बन कंबाइनिंग विद वाटर गिव राइज टू CO2 प्लस हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, या वाटर गैस रिएक्शन भी कई बार आती है कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, ऐसे करके पहले प्रीवियस पास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयरली आया हुआ है ऐसे कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे कार्बन के साथ जब आपको वाटर की रिएक्शन करा के CO और H2 बनाने होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ती है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव होता है, एंथैल्पी चेंज, ये हीट कंज्यूम करता है, इट कन्वर्ट द चार, ठीक है, जो आपका चार है, बायोचार जिसको बोलते हैं, जो बेसिकली वुड को आप ओवरहीट कर देते हैं, एंड स्टीम इनटू द हाई वैल्यू सिन गैस, यही आपकी सिन गैस भी कहलाती है। इनके बारे में और डिटेल में भी डिस्कशन होगा, पर आपको यहाँ पता चल गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन यही है। तीसरी रिएक्शन, व्हेन कार्बन कंबाइन विद 2 हाइड्रोजन गिव राइज टू CH4, है ना, ये मिथेनेशन है जो हमने एयर क्वालिटी एयर पोल्यूशन में पढ़ी थी एक जगह पे, राइट। मिथेनेशन है, ये भी एक्सोथर्मिक है, यहाँ भी डेल्टा एच नेगेटिव है, हीट रिलीज होती है, अकर्स एट लोअर टेम्परेचर एंड कंट्रीब्यूट टू द गैस हीटिंग वैल्यू, तो ये भी एक्सोथर्मिक में चला गया, एंडोथर्मिक ये नहीं है। Fourth one, which is basically simply the incomplete combustion, where the carbon monoxide is produced when the carbon is being combined with oxygen. Partial oxidation है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, फुल ऑक्सीडेशन होता तो CO2 होती। एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव है, रिलीज हीट। प्राइमरी रिएक्शन यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर एंड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बात तो मुझे समझ में आ गया कि भाई एक ही रिएक्शन ऐसी थी जो ये वाटर गैस रिएक्शन है या सिन गैस रिएक्शन है, जो यहाँ पे आपकी एंडोथर्मिक थी, रेस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, सो द करेक्ट आंसर इज बेसिकली 2। कुछ और डिटेलिंग यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो शायद सिग्निफिकेंटली आपको बेनिफिट दे सकती है इन द अपकमिंग टाइम, अगर कोई रिलेटेड एक क्वेश्चन उठता है तो, which we have mentioned here nicely. So as we have mentioned it here, the reaction, the steam carbon water gas reaction is endothermic. It absorbs heat to break bonds and produce carbon monoxide and hydrogen. In contrast, the other listed reactions are exothermic. तो जो पहला रिएक्शन है, आप जो ये रिएक्शन है कार्बन प्लस वाटर गिव राइज टू CO प्लस H2, वाटर गैस या स्टीम कार्बन रिएक्शन इसको बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच मोर देन 0 है, रफली 122 135 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी होती है, डिपेंडिंग अपॉन डाटा एंड स्टीम स्टेट। इन गैसीफायर that require heat for this reaction is supplied by partial combustion of some of the feed exothermic reactions, so that overall process produce a combustible syn gas। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सिन गैस क्या होती है, ठीक है। दूसरे रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है, उनका डाटा भी आपको पता होना चाहिए। कार्बन विद ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2, फुल कंबस्टन है, एक्सोथर्मिक है, अराउंड -393 किलो जूल पर मोल होता है। 11th क्लास की NCERT में केमिस्ट्री की बुक में डाटा लिखा हुआ है। दूसरा रिएक्शन जो मेंशन है गाइस, कार्बन कंबाइंस विद हाइड्रोजन गिव राइज टू मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन इज आल्सो एक्सोथर्मिक, और इसका भी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो दिया होता है आपको -75 किलो जूल पर मोल, ये भी थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है 11th क्लास की, ऐसे के लिए वहीं से बनाया क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं इसका सोर्स जो है ना, वो NCERT 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। 2 कार्बन गिव राइज टू पार्शियल ऑक्सीडेशन, ये भी एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल नोट क्या है, जो गैसिफिकेशन प्रोसेस हमने पढ़ा, गैसीफायर्स rely on a balanced exothermic oxidation reaction, supply heat to drive endothermic reaction like the water gas reaction, ठीक है, या इसको हम बोडार्ड रिएक्शन भी कहते हैं, जो दूसरे वाली है कार्बन मोनोऑक्साइड वाली। Produce a syn gas rich in carbon monoxide and hydrogen, and the water gas reaction is central to generation of hydrogen in the syn gas and therefore correct endothermic choice reaction। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि syn gas और water gas reaction से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, बट रिपीटेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 82 is 2। This reaction is endothermic in nature with having delta H as positive।
तो 82, the correct answer is 2. I hope it is clear to each and everyone. Nobody having any doubt in 82. जल्दी बताइए फटाफट से. Anyone having any doubt in 82? Quickly guys. All the people who are here. किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 82 में? चलिए जी हम आगे चलते हैं. वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 83. ये भी डायरेक्टली जो है अली सर की क्लास से आया हुआ है, डायनामिक्स के यूनिट से. इसमें भी क्वेश्चन में मुझे कोई दम नजर नहीं आ रहा है, और ये भी मैं रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि पहले 3 स्टेटमेंट कंप्लीटली रिपीटेड है. इनफैक्ट ये जो एनसो वाला स्टेटमेंट भी है, ठीक है, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस, राइट, ये भी पहले रिपीटेबिलिटी क्वोशेंट में गया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका कुछ लेना देना है नहीं. बट वी विल एग्जामिन लेट सम ऑफ द फैक्ट्स व्हिच आर देयर. 83, रीड द स्टेटमेंट और आपको चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. So let's evaluate first these all 5 statements and then we will come back to the question कि हमने क्या डेप्थ चेक करनी है. तो पहला स्टेटमेंट जो कहता है आपको, ये तो लास्ट टाइम भी आया था, ठीक है. क्वेश्चन नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 131 यही है पिछले जनवरी के पेपर का, कि कोरियोलिस इफेक्ट एंड सर्कुलेशन के बारे में जो स्टेटमेंट है, दैट इन नदर्न हेमिस्फीयर द कोरियोलिस इफेक्ट डिफ्लेक्ट्स द in northern hemisphere Coriolis effect and frictional force deflect the wind to the right and produces the clockwise circulation, right. ये बिल्कुल सही बात है. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी मूवमेंट होती है, और ये आपकी बुकलेट 3 में मेंशन भी है और अली सर के कोर्स में भी मेंशन है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो इन northern hemisphere the Coriolis effects deflect moving air to the right of its path, क्योंकि हमारा जो लो प्रेशर है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड हाई प्रेशर ऑन द राइट हैंड साइड, तो हाई टू लो जाएगा, तो आपका जो एयर है, मूविंग एयर है, वो राइट की साइड जाएगी. अराउंड हाई प्रेशर सिस्टम द प्रोड्यूसेस क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, ठीक है, एंड डिस्क्राइबिंग डिफ्लेक्शन टू द राइट प्रोड्यूसेस क्लॉकवाइज फ्लो, द करेक्ट आंसर. तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं, ठीक है. बे बैलेट्स लॉ को भी कोरिलेट करता है, पहले भी आया है बे बैलेट्स लॉ बहुत बार, वहां मेंशन भी है, तो इस स्टेटमेंट में तो कोई गुंजाइश है नहीं. बे बैलेट्स लॉ आपको पढ़ाया भी गया उसमें. दूसरी बात कर लेते हैं. दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका कहता है द प्रिंसिपल क्लाइमेटिक जोन इन द वर्ल्ड आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ईयरली एवरेज प्रेसिपिटेशन. भाई साहब, ईयरली एवरेज प्रेसिपिटेशन के अलावा टेम्परेचर भी होता है. जब हम आपको बायोम पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि जो मेजर क्लाइमेटिक जोन है या जो मेजर बायोम्स हैं ऑन द अर्थ सरफेस, दे हैव बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन एज वेल एज टेम्परेचर. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. कैसे? The principal climatic zone of the world are not defined solely by yearly average precipitation. What actually define these climatic zone? Major climate classification by Köppen. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, Köppen climate classification. तो टेम्परेचर भी उसमें एक फैक्टर होता है, मीन मंथली एनुअल टेम्परेचर, सीजनल टेम्परेचर भी एक फैक्टर होता है, प्रेसिपिटेशन पैटर्न भी एक फैक्टर होता है. बट आप मंथली और सीजनल टेम्परेचर को उसमें टाल नहीं सकते. सो टेम्परेचर इज द प्राइमरी कंट्रोलिंग फैक्टर, है ना. प्रेसिपिटेशन इज द सेकेंडरी, बट इंपॉर्टेंट है, हम डिनाई नहीं कर रहे. बट ये ओवरऑल जो स्टेटमेंट है दिस विल बी रिगार्डेड एज रॉन्ग, क्योंकि एक सही एक गलत वाला तो यहाँ कुछ है ही नहीं. तो दिस इज ओवरऑल इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, राइट. ओवरऑल ये स्टेटमेंट गलत हो गया जी. आगे चलते हैं, ठीक है. तो ये बताया गया है कि क्यों क्लाइमेटिक जोन अगर सिर्फ खाली प्रेसिपिटेशन से होते तो वाई स्टेटमेंट इज फॉल्स. यहाँ पे डिटेल इसका इन्वेस्टिगेशन भी किया है हमने कि इफ क्लाइमेट जोन्स वर डिफाइंड बाय प्रेसिपिटेशन ओनली, अगर सिर्फ ऐसा ही होता कि खाली प्रेसिपिटेशन से डिसाइड होना होता, राइट, तो डेजर्ट हॉट एंड कोल्ड वुड बी ग्रुप टुगेदर, तो एक साथ होने चाहिए थे, क्योंकि जो कोल्ड वाले हैं वहां तो जो है बारिश होती है, हॉट वालों में तो नहीं होती इतनी. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोल्ड वेट रीजन्स वुड फॉल इन द सेम जोन. रियलिटी में ट्रॉपिकल टेम्परेट पोलर जोन्स आर मेनली सेपरेटेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन फर्दर डिवाइड देम इनटू सब टाइप लाइक एरिड, ह्यूमिड, मानसून. तो प्रिंसिपल क्लाइमेटिक जोन आर डिफाइंड मेनली बिकॉज टेम्परेचर. प्रेसिपिटेशन सब टाइप को क्लासिफाई करता है, हम डिनाई नहीं करते, बट प्रेसिपिटेशन इज नॉट द सोल क्राइटेरिया. तीसरा स्टेटमेंट,
तीसरे स्टेटमेंट में कहता है अल्टीट्यूड माउंटेन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर एंड ओशियन करेंट्स मेजरली अफेक्ट रीजनल क्लाइमेट। बिल्कुल भाई सही बात है कि जितनी भी एरिया में आपके वहां पे किस हाइट पे आप हैं, कितने ऑल्टीट्यूड पे हैं, कितने माउंटेन्स हैं, कितनी लार्ज बॉडी है, वाटर बॉडी, पॉन्ड कितनी है, लेक कितने हैं, रिवर कितनी है, और आपके ओशियनिंग करंट कैसे हैं उस पर्टिकुलर एरिया के इन एंड अराउंड, वो रीजनल क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देखिए उदयपुर है, ठीक है, या फिर आपका जैसे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो इन चीजों का बहुत मैटर पड़ता है रीजनल क्लाइमेट के ऊपर। ठीक है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, वहां पे तो एयर क्वालिटी इतनी खराब नहीं होती, मतलब दिल्ली जैसी। क्यों? क्योंकि भाई वाटर बॉडीज बहुत सारी है, राइट, ऑल्टीट्यूड भी ठीक ठाक है, आसपास माउंटेन भी हैं, बहुत सारी लेक्स भी हैं, वाटर बॉडी भी है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है उनका तो ठीक रहेगा टेम्परेचर, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दिल्ली के इन एंड अराउंड क्या है, गुड़गांवा, नोएडा, 100 मंजिल के टावर बने हुए हैं, हवा निकलने की जगह नहीं है, तो भैया फिर तो मरना ही है। एयर क्वालिटी तो फिर ऐसी होनी है ना, क्योंकि स्पेस ही नहीं है मूवमेंट के लिए, एयर की डिस्पर्स कहाँ होगी। फैक्टर अफेक्टिंग द रीजनल क्लाइमेट इज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड बाय ऑल्टीट्यूड और एलिवेशन, mountain range, proximity to large water bodies, and oceanic current which control temperature and precipitation pattern. Therefore, this is a correct statement. ये बिल्कुल ठीक बात है जो लॉजिकली होनी भी चाहिए, ठीक है ना। आइए डी पे बात कर लेते हैं, जो बात हुई है एनसो, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स एंड एल नीनो। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स और एल नीनो को, जो स्टेटमेंट में आया है निकल के। तो डी स्टेटमेंट में कहता है आपसे जी कि सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स एंड एल नीनो, तो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, सो एसओआई बोलते हैं इसको, सस्टेन नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स वैल्यू टिपिकली लेस देन अबाउट -7 आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल नीनो। जब भी सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स जो पैरामीटर होता है ओशियनोग्राफी में, अगर इसकी वैल्यू आपकी लेस देन -7 है, तो भैया आप उस ईयर को एल नीनो डिक्लेयर कर दें, इवेंट विद वार्मर देन नॉर्मल सेंट्रल ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक एंड सी सरफेस टेम्परेचर, एसएसटी जो होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है साहब। लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। जो स्टेटमेंट ई है, कहता है ला नीना रेफर्स टू द टाइम्स व्हेन ट्रॉपिकल पैसिफिक इज वार्मर देन नॉर्मल। ठीक है ना, वार्मर देन नॉर्मल नहीं होगा, कूलर होगा भाई, ठीक है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। स्टेटमेंट ई, ला नीना, ठीक है, ला नीना कॉरेस्पॉन्ड टू कूलर देन नॉर्मल, वार्मर नहीं कूलर, अल नीनो में होता है वार्मर। तो La Nina correspond to cooler than normal sea surface temperature in the central and eastern equatorial Pacific, not warmer. So statement E, which says La Nina occur when the tropical Pacific is warmer than normal, is false. तो ये आपका false हो जाएगा, ठीक है। कूलर देन नॉर्मल होना चाहिए था। तो बस हमारे पास सारे स्टेटमेंट के आउटकम आ गए। ये स्टेटमेंट गलत कहलाई आपकी, एक प्रेसिपिटेशन वाली स्टेटमेंट गलत कहलाई, दो स्टेटमेंट सिर्फ गलत कहलाई, तो उन्हीं को हमें पकड़ के निकाल देना है इससे। तो गलत कौन कौन थे साहब? एक तो गलत था आपका ये, दैट प्रेसिपिटेशन क्लाइमेटिक जोन इन द वर्ल्ड इज डिफाइंड ओनली बाय प्रेसिपिटेशन, तो ये गलत था। बी को साइड करो, बी गलत है, ठीक है, बी को साइड करो जी, बी गलत है आपका। और दूसरा आपका गलत है ई, इसको साइड करो। बाकी सारे करेक्ट हैं, जो ए सी डी है एज पर आवर डिस्कशन, ए सी डी करेक्ट है। बस जब ए सी डी करेक्ट है, इसने पूछा ही है साहब कि करेक्ट आंसर कौन से हैं, तो ए सी डी को आप पकड़ लो, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। प्रीवियस ईयर का काफी इंपैक्ट था इस पेपर पे, मैं आपको बस सही बताऊं ना हकीकत से, तो जो चीजें हैं वही चली आ रही है, बट ये था कि इनमें चीजों को लेंदी किया गया जान के, ठीक है। जो जून का पेपर था, उस पेपर को लेंदी किया गया सो दैट स्टूडेंट शुड रियलाइज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। बाकी था कुछ नया नहीं, मेरे हिसाब से तो हार्डली सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन थे जो नए क्वेश्चन थे, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो मुझे लगा नहीं उतना दमखम जैसा लोग कह रहे थे, मेरे हिसाब से तो नहीं, मतलब इट वाज नॉट अ सरप्राइज पेपर, इट वाज जस्ट अ मिक्सचर, ठीक है, जिसको बच्चे समझ नहीं पाए। और ये नो डाउट दे वांट दैट एवरी ऑप्शन शुड बी अवेयर विद द स्टूडेंट, तो ऑप्शन सारे पता होने चाहिए थे, इसीलिए ई या एफ तक स्टेटमेंट लिखी हुई थी, तो दैट मेक्स द पेपर लेवल अ बिट अप, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 83 द करेक्ट आंसर इज 2. आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन कि क्यों हमने ये करेक्ट लिया है. ठीक है, किसी को कोई डाउट है 83 तक? ऑल द पीपल हु आर हियर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर 83. क्लियर है सबको? जल्दी बताइए. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट है बता दो, अगर डाउट है तो भाई. अगर डाउट है तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं बॉस, कोई इसमें डिनायल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 84 भी अगर आप मुझसे पूछें तो ये लाइनें जानी पहचानी है, और ये लाइनें गिलबर्ट मास्टर की हैं. गिलबर्ट मास्टर के जो वाटर वाला यूनिट है, जो मैं आपको बोलता हूँ कि 2 यूनिट ये पढ़ने हैं, एयर और वाटर, तो वहीं से एक क्वेश्चन उठाया है. वहां पे 3 वर्ड मेंशन है: वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बेस्ड डिजीज, वाटर वॉश डिजीज एंड वाटर रिलेटेड डिजीज. तो पहले इन डिजीज की बात कर लेते हैं, कौन कौन से होते हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन ही कर लेते हैं इनकी, है ना. वाटर बॉर्न, वाटर वॉश एंड वाटर रिलेटेड एंड वाटर बेस्ड. हाँ, ठीक है, सो दैट आपको एक अच्छा आइडिया भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए. क्वेश्चंस पे तो मैं बाद में आऊंगा. सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं जो वाटर से आपको फैल सकती हैं. एक होती है आपकी गाइस वाटर बॉर्न डिजीज, जो तो बहुत नॉर्मल है आइडेंटिफाई करना, जो सबसे इजी हिंट था इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो वाटर बॉर्न डिजीज जैसे आपकी कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, इकोलाई इन्फेक्शन हो गया, है ना, साइजिलोसिस हो गया, बेसिलरी डाइसेंट्री जिसको आप कहते हैं. ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दी डिजीज आर कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ वाटर कंटामिनेटेड विद पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म typically from fecal matter. The pathogen is present in the water itself. Contamination of drinking water source with humans or animal waste due to the poor sanitation and hygiene, it spreads. वायरल भी होती है, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, रोटावायरस, अमीबियोसिस, जियार्डियासिस, क्रिप्टोस्कोरिडोसिस, ग्यूनिया वॉर्म, ड्रेनेकुलेंसिस, विच इज बाय ड्रिंकिंग वाटर. तो ये सारे हमने एग्जांपल यहाँ पे सेट कर दिए हैं कि आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअर और हेलिमिंथिक डिजीज होती है वाटर बॉर्न. उसके बाद दूसरा वाटर वाटर वॉश डिजीज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. वाटर वॉश डिजीज ये भी पूछा गया, व्हाट आर द वाटर वॉश डिजीज. तो इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? डिजीज आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सफिशिएंट क्लीन वाटर फॉर पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन. नहाने के लिए आपको चाहिए, फेस वॉश करने के लिए. दे आर ऑफन ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और पुअर लिविंग कंडीशन. द वॉशिंग एस्पेक्ट रेफर्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉशिंग एंड पर्सनल क्लीननेस टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड. Inadequate water supply and poor hygiene practice and disease can be reduced by simply increasing the quantity of available water, even if the quantity is not perfect for drinking. स्किन और आई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं इसमें. ट्रैकोमा, आई इन्फेक्शन लीडिंग टू ब्लाइंडनेस. स्कैबीज, है ना, होता है जो. वेरियस स्किन अल्सर्स, डायरियल डिजीज. ठीक है, वाटर वॉश बिकॉज लैक ऑफ प्रॉपर हैंड वॉशिंग, है ना, एंड यूजिंग द टॉयलेट कैन लीड टू द स्प्रेड. ये दूसरी वैरायटी होगी जिसको हमने बोला वाटर वॉश. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. थर्ड टाइप ऑफ डिजीज आर वाटर बेस्ड. अलग अलग इनकी कैटेगरी है. वाटर बेस्ड डिजीज कौन सी होती है जी साहब? द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज विद पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल एंड एक्वेटिक एनिमल्स व्हिच एक्ट एज अ इंटरमीडिएट होस्ट. ह्यूमंस बिकम इन्फेक्टेड बाय come in contact with the consuming these host. Contact with the ingestions of aquatic host like snails होता है, crustaceans हो सकते हैं. they carry the disease and cause the parasite. जैसे साइकोस्टोमियोसिस है जिसको बिलहार्जिया बोलते हैं, है ना. तो साइकोस्टोमियोसिस जो है बिलहार्जिया से होती है. द पैरासाइट वर्म लार्वा डेवलप इन स्नेल एंड ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड व्हेन दे वेड और स्विम इन कंटामिनेटेड वाटर. द लार्वा जनरेट पेनिट्रेट देयर स्किन, घुस जाता है. दूसरा होता है ड्रेनकुलेंसिस, ग्यूनिया वॉर्म डिजीज बोलते हैं जिसको. ये बड़े दोनों पॉपुलर है, वाटर बेस्ड डिजीज है दोनों, right, while also considered waterborne, and it is also a water based because the larva develop inside the small crustacean copepod and live in water. और लास्ट में होती है वाटर रिलेटेड डिसीज, एक जो आपको आनी चाहिए to deal such kind of question. और ये पता भी होना चाहिए कि यहाँ तक टीचर पहुंचा है और ये गिलबर्ट में मेंशन है पैराग्राफ, तो आपको आइडिया लेना पड़ेगा. वाटर रिलेटेड वेक्टर बॉर्न डिजीज जो होती है कुछ कुछ, the disease are transmitted by insect vector that breed into the bite near water, and the water itself is the source of pathogen but provide the essential habitat for vector. जैसे सिंपल है, मलेरिया हो गया आपका, ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो व्हिच ब्रीड इन वाटर. डेंगू फीवर हो गया, एडीज इजिप्टी से होता है. येलो फीवर हो गया, मॉस्किटो बोर्न है ये भी, है ना.
ऑर्कोसिरिकेसिस रिवर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, बाय ब्लैक फ्लाई दैट ब्रीड वेरी फास्ट इन द रिवर वाटर, राइट। तो प्रेजेंट ऑफ स्टेगनेंट वाटर, वाटर जमा नहीं होना चाहिए, स्वैम्प इरिगेशन सिस्टम से सर्व एज ब्रीडिंग ग्राउंड, तो ये तो सब कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होती है। एवरी मानसून दिस हैपेंस इन द आवर कंट्री। कुछ वाटर एरोजोल डिजीज और केमिकल रिलेटेड डिजीज भी होती है, उनको हमें इतना तवज्जो नहीं देनी, पर पता होना चाहिए कि वाटर एरोजोल डिजीज होती है caused by inhaling water droplet or mist contaminated with pathogens such as लेग्नोरियस डिजीज होती है। और केमिकल रिलेटेड डिजीज होती है, नॉट इन्फेक्शन बट रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन वाटर सच एज लेड पॉइजनिंग हो गई, आर्सेनिकोसिस, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, ये तो आपको पता है हैवी मेटल का। अब देखिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, उसने क्या किया, गिलबर्ट मास्टर उठाई और जो जो एग्जाम्पल वहां लिखे थे उसने साहब सीधे सीधे वही एग्जाम्पल उतार दिए। अगर आप खोलेंगे तो आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। बस आप कीवर्ड डाल दीजिएगा वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है, आपको वहां लिखे मिलेगी लिस्ट। तो सबसे देखो फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि वाटर बॉर्न डिजीज में जो नाम है आपका वो टाइफाइड और कॉलेरा, ये सबसे ऊपर है। टाइफाइड तो जनरली घर घर में होता ही है, ठीक है। तो टाइफाइड और कॉलेरा जो है वो सबसे कॉमन है वाटर बॉर्न डिजीज में। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 84 पे नजरें घुमाई और आपको पता चला कि दोनों लिस्ट को मैच करना है, देन यू शुड हैव टेकन दिस हिंट एज अ पिकुलियर एंड श्योर शॉट कि मुझे पक्का पता है कि वाटर बॉर्न डिजीज ही है टाइफाइड, कंटामिनेटेड वाटर से ही होती है ना, ये बात तो पक्की है, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे पूछते हैं कि जो वाटर बेस्ड डिजीज है, तो अभी मैंने पढ़ाया आपको साइकोस्टोमियोसिस, ठीक है, बिलहार्जिया से जो होती है, तो ये आपका चला जाएगा B4, ये वाटर बेस्ड है। फिर आपके दो आ गए वाटर वॉश और वाटर रिलेटेड। तो मैंने आपको ये बताया कि वाटर वॉश में जो है ट्रैकोमा, जो आपका स्किन रिलेटेड है तो ट्रैकोमा हो गया आपका, और वाटर रिलेटेड में आपका जी ये आ गया, ठीक है, येलो फीवर। एक्सप्लेनेशन हमने सारा अटैच किया है, बट ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो जाए हाथ से, ठीक है, बिकॉज इट हैव बीन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दैट प्लेस। तो A which is waterborne disease is typhoid, B which is water base that is psychostomiosis bilharzia से जो होता है, C which is there water wash that is trachoma, and D which is water related that belongs to yellow fever। तो ये आपको ध्यान रखना था, and the correct answer here was 3 only, ठीक है ना। A belongs to 3, B belongs to 4, right। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 84। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये दोबारा भी आपको परेशान कर सकता है मेरे हिसाब से, मतलब मेरी इंट्यूशन ये कहती है ये रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है जिनमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाके या फिर आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में रोल आउट किया जा सकता है, ठीक है। और या फिर सिंपल एग्जांपल पूछ लेंगे 4 डिजीज देके कि कौन सा वाटर बॉर्न है इसमें या कौन सा वाटर बेस्ड है। ये ऐसी जगहें होती है जहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। So the correct answer for 84 is 3, which is on your screen. I hope it is clear to each and everyone. Anyone having any doubt till here? Quickly, जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी से बताएं। Anyone having any doubt? चलिए एक क्वेश्चन और फटाफट लेते हैं because then we had a class of radioactivity। एक क्वेश्चन और फटाफट से लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, इकोलॉजी का है। जब मैं पढ़ा रहा था मैंने तब भी कराया था और अब भी दोबारा करा रहा हूं, और ये इनडायरेक्ट वे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा गया इसलिए अब तक जो क्वेश्चन आते थे उसमें नेशनल पार्क और स्टेट का नाम दे देते थे। इस बार इन्होंने क्या किया, इनडायरेक्टली पूछ लिया दैट यू शुड नो द रिवर विच फ्लो थ्रू दैट स्टेट। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 में। फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को आपको मैच करना है, लिस्ट 1 में नेशनल पार्क, लिस्ट 2 में रिवर। अब भैया जब जिसको पता है ये बात तो पता होनी चाहिए कि जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में है, और जो शारदा रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है, ये भी मैं बात करूंगा। दूसरा जो कालेसर, कालेसर जो है नेशनल पार्क हरियाणा, ठीक है। और यहाँ पे यमुना के अलावा मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि जो हरियाणा को टेरिटरी को क्रॉस का। सबसे इजी हिंट यही था इसमें, B belongs to 4।
कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा विच बी बिलोंग्स टू 4, है ना। तो बी 4 तो दो ही ऑप्शन में है, तो ये कुछ हिंट होते हैं जो आपको ना बचाते हैं कि जब मैं 100% श्योर हूं, ठीक है। सी जो आपका, ये काजीनाग नहीं, काजीनाग है, और ये आपका सिक्किम, ठीक है ना, या कंचनजंगा भी आप कह सकते हैं। और सिक्किम में आपकी जो है तीस्ता रिवर, सॉरी, हाँ, काजीनाग जो है झेलम रिवर इससे एसोसिएटेड होगी, ठीक है। और डी जो आपका कंचनजंगा, ये भी एक हिंट था, कंचनजंगा नेशनल पार्क इज इन सिक्किम, और तीस्ता रिवर जो है वो सिक्किम की रिवर है। ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हिंट था जो आप पकड़ सकते थे। बाकी तो मैं इनका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, पर ये दो तकड़े हिंट थे, कालेसर नेशनल पार्क और कंचनजंगा, D3। क्योंकि D3 इसमें स्ट्रॉन्ग हिंट था, ठीक है, क्योंकि बी तो सब दोनों में ही 4 था, पर D3 बड़ा स्ट्रॉन्ग हिंट था। अगर ये दोनों चीजें आप कैच कर सकते थे तो इसको आप इजिली टैकल कर लेते। बट लेट्स सी द ऑप्शंस व्हिच आर देयर एंड व्हाट शुड हैव बीन एम्फसाइज्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खेड़ी, उत्तर प्रदेश। तो दुधवा नेशनल पार्क, शारदा रिवर, दुधवा नेशनल पार्क, तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, लाइज क्लोज टू द शारदा सरयू रिवर सिस्टम की ये ट्रिब्यूटरी रिवर है शारदा, बाउंड पार्ट ऑफ पार्क्स नदन रिवर राइन बेल्ट। तो सरयू रिवर जो आपकी ये अयोध्या के पास, ठीक है, बोलते हैं ना सरयू रिवर में हम स्नान करके आए हैं, ठीक है। तो ये शारदा जो ट्रिब्यूटरी उसकी है एक तरह से अगर हम कहें तो, ठीक है जी। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, एक तो ये हो गया दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खेड़ी, सरयू रिवर। दूसरा कालेसर, कालेसर नेशनल पार्क जो हरियाणा आपका है, यमुना, कालेसर नेशनल पार्क इन यमुनानगर हरियाणा, इन द यमुना प्लेन शिवालिक फुटहिल एरिया इज एसोसिएटेड विद द यमुना बेसिन। तो ये कुछ कुछ इजी इजी हिंट यहाँ दिए थे। देन वी हैव काजीनाग, काजीनाग जो है जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है। तो काजीनाग जो नेशनल पार्क है झेलम, है ना, काजीनाग काजिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेसिकली ये तो, और नेशनल पार्क भी है, काजिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर, एंड लाइज इन द झेलम रिवर बेसिन, कश्मीर रीजन। और फोर्थ सबसे आसान हिंट था कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम। और तीस्ता रिवर जो है वो सिक्किम की बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है गाइस, मैं आपको बता दूं, कंचनजंगा नेशनल पार्क, तीस्ता, कंचनजंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम, एंड तीस्ता इज द प्रिंसिपल रिवर ऑफ सिक्किम एंड ड्रेन्स द कंचनजंगा एरिया। तो फिर मेरे लिए इस क्वेश्चन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती जब मेरे पे इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती। तो आपको तो अब देख के पता चल जाएगा कौन कहाँ जाएगा। तो दुधवा नेशनल पार्क आपका जाएगा शारदा रिवर के पास, तो ए आपका चला गया 2 पे। बी कालेसर आपका यमुना से रिलेटेड है, यमुनानगर हरियाणा। और सी जो आपका काजिंग नेशनल पार्क है जी, वो जाएगा आपका झेलम रिवर के साथ। और कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, तीस्ता river belongs to Sikkim. And the hence, after seeing these options and match and mismatch, we can conclude the correct answer for 85 is basically 2. तो ये आपका 2 रहेगा जी यहाँ पे। Anyone having any doubt in 85 question? किसी को क्वेश्चन नंबर 85 में कोई डाउट है? जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे गाइस, टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम को बड़ा प्रीशियसली यूज करना है, ठीक है। वी आर हेडिंग फास्ट टूवर्ड्स द एग्जाम, बट एवरी मूवमेंट शुड बी डाइजेस्टेड वेरी वेल। मेरा बस कहना ये है कि जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उनको आपको ऐसे कर लेना है एकदम रामबाण टाइप, कि भाई हमें तो इसका कंप्लीट डाइसेक्शन पता है, क्योंकि ये समान वो समान है, मतलब, और यू कैन से दैट दिस इज सच काइंड ऑफ मास्टरपीस, या ये वो जैकपॉट या वो आपका सॉर्ट ऑफ टूल है, या इस तरह का टूल है जो सिर्फ आप लोगों को एक्सेसिबल है एज पर आवर ओपिनियन, ठीक है। तो आप लोगों को डिटेल में एक्सेसिबल है, तो आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर आप डीपली डाइजेस्ट करके जाएं चारों बुकलेट के साथ और जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उनके साथ। क्योंकि ये सॉल्यूशंस जो डेवलप करना ना, इट्स नॉट एवरीवन्स जॉब, इसमें बड़ा एफर्ट लगता है गाइस, बहुत डेडिकेशन लगती है, एकदम जुट के बैठना पड़ता है। मतलब आप मानिए ना मानिए, 2-3 महीने खाक होते हैं कि क्या चाहिए हमें कोर एलिमेंटल पार्ट में, किस तरह से स्टूडेंट का माइंड काम करेगा, क्या साइकी काम कर रही होगी उस समय, कौन सा मेथड हो सकता है जिससे इजीली वो डाइजेस्ट करे। तो सब चीजें वर्कआउट करनी पड़ती है, दैट कम्स विद एक्सपीरियंस।
वो वहीं पे हो सकता है जिन्होंने अपने 15, 14, 13 साल, हमारे ऐसे लोगों ने जिन्होंने 13, 14, 15 साल अपने इस डोमेन में लगाए हैं। ये हर किसी का काम नहीं है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये थोड़ा सा लगेगा कि भाई ओवर वो है, पर ये एक्चुअली में यही चीज है। आप चाहे किसी भी डोमेन में जाइए, मैं नीट वालों के संग भी रहता हूँ, वहां भी मैं देखता हूँ नीट और जेई वालों को, तो एक्सपीरियंस का अलग ही माइंडसेट है। वो आपको जो चीज बता सकता है एक्सपीरियंस, वो डिफरेंट लेवल की आपकी ट्यूनिंग करा सकता है। दैट्स वाई इसीलिए हमारे स्टूडेंट 4 से 5 इंटरव्यू वन गो में क्लियर कर देते हैं। जैसे लड़की आपकी दिव्या, 3-4 प्रीमियम इंस्टीट्यूट उसने एक साथ डहा दिए, ठीक है, ऑल जस्ट बिकॉज प्रपोजल और इतना फोकस हमने प्रिपरेशन में लगाए रखा। आईसर मोहाली काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, एक नॉक में शी क्वालिफाइड द इंटरव्यू। 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है वहां पे। देन सीआरडीटी 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, ठीक है। सीएसआईआर नीरी 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है। तो अपने आप आउटकम उसका आएगा, आउटकम में कोई डिनायल नहीं आ सकता, ठीक है। आउटकम में कोई डिनायल नहीं आ सकता, बट इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप क्वालिटी को चेस करें, डेप्थ को चेस करें। क्वांटिटी में कुछ नहीं रखा है, एबीसीडी में तो आंसर की एनटीए पब्लिश करता है, ऑल लाइज इन लॉजिक। So with this, I will stop here. Thank you very much for your patience. Thanks for being here. Ma'am will initiate the class on radioactivity and nuclear chemistry. So you should be a part of that. Take care. Good night. We will discuss the rest of the question in the upcoming class.